चलिए चलिए, अब मैं आज की क्लास शुरू करने से पहले तुम्हें लास्ट क्लास से कुछ टॉप पॉइंट्स या कंसेप्ट को रिवाइज करना चाहता हूँ। तो तुमने लास्ट क्लास के एंड में एक वर्ड पढ़ा था, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ इट्स वेवलेंथ। अब अगर वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी भी हो सकता है, अगर वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी या एनर्जी भी हो सकता है। फिर मैंने तुमको बताया कि तुम्हारी जो स्पेक्ट्रम है वो दो तरह की होंगी, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जो सनलाइट से स्पेक्ट्रम आ रही है, जो बिल्कुल ब्राइट स्पेक्ट्रम होती है, वो कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम है। अब अगर तुम ट्यूबलाइट में या डिस्चार्ज ट्यूब में किसी गैस को फिल कर देते हो या तुम किसी मेटल को हीट करते हो, वो इनकैंडेंस स्टेट में पहुंचता है, तो उससे निकलने वाली लाइट को तुम प्रिज्म से पास करो तो तुम्हें हर जगह पे स्पेक्ट्रम काली दिखेगी, बीच में कुछ ब्राइट लाइंस या बैंड बनते हुए दिखेंगे। यहां पे तुम्हें ब्राइट कलर के लाइंस या बैंड, अगर लाइन होगी तो वो एटम के कारण होंगी और बैंड बने तो वो मॉलिक्यूल के कारण। मतलब अगर तुम किसी एटम की स्पेक्ट्रम लोगे तो वो लाइन स्पेक्ट्रम होगी, पर अगर जैसे वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, इथेनॉल मॉलिक्यूल, CCl4 मॉलिक्यूल, अगर इनकी तुम किसी तरह से स्पेक्ट्रम बनाओगे तो वो बैंड मॉलिक्यूल होगी, वो बैंड स्पेक्ट्रम होगा। वह मोटा एक बैंड चमकीला मिलेगा तो तुम एमिशन बोलोगे। या दूसरा तुम्हारा क्या हो सकता है, तुम लाइट को एक गैस पे पास करते हो, गैस उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो जब गैस ने उसे एब्जॉर्ब किया तो जब यहां पर नीचे वाला थर्ड नंबर का फिगर देखो, जब स्पेक्ट्रम बाहर निकलेगी तो उस स्पेक्ट्रम के अंदर, तब उस स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ जगह पे लाइट नहीं होगी, क्योंकि वो लाइट गैस ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली। गैस ने एब्जॉर्ब करके क्या किया, उसके इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी लेवल से दूसरे तक ले गया। तो जितनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन का उसने एब्जॉर्प्शन किया था, उतनी एनर्जी की जगह खाली हो जाएगी। अब फिर मैंने तुमको बताया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फिर मैंने तुमको बताया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो जब तुम ट्यूबलाइट में, एक डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को बहुत लो प्रेशर पे रख के हाई वोल्टेज लगाते हो, हाइड्रोजन एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज देते हो, तो पहले हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एटम में बदलते हैं और फिर उन एटम में इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हुआ और वो डी एक्साइट हुए, तो इस तरह का एक ग्लो आता है। हाइड्रोजन को जब तुम डिस्चार्ज ट्यूब में लो वोल्टेज प्रेशर पे रखते हो, हाई वोल्टेज लगाते हो, तो जो तुम स्क्रीन पे एक ब्रिलियंट पिंक कलर का, एक फ्लोरोसेंट पिंक कलर का जो तुम ग्लो देख रहे हो, वो ग्लो आता है। इस ग्लो को सबसे पहले बामर ने देखा। इस ग्लो को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था? तो बामर नाम के साइंटिस्ट ने इस ग्लो को सबसे पहले ऑब्जर्व किया और फिर उसने इस ग्लो को प्रिज्म से पास किया। तो उसको कितनी लाइनें दिखी? 4। बामर को कितनी लाइनें हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम में दिखी? 4। अब ये लाइनें क्यों दिखी, ये ना तो रदरफोर्ड बता पा रहा था, ना जे थॉमसन बता पा रहे थे, तो बोहर ने बताया। बोहर ने बोला जब एक एटम में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, और जितनी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है उतनी एनर्जी का एक फोटोन या क्वांटम निकलेगा बामर रीजन में। तो एक ट्रांजिशन में एक क्वांटम दिखता है। तो जब देखो, तुमने जब इस हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम को देखा तो तुम्हें हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम ऐसी दिखी, जब तुमने हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम को देखा तो तुम्हें हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम, ये तो एब्जॉर्प्शन है, ये तो एब्जॉर्प्शन है, तुम्हें हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम ऐसी दिखी। दिस अ पिक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जब तुमने हाइड्रोजन गैस को पास किया तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा तुमको देखने के लिए मिली। बाद में तुमने देखा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो यूवी से लेके IR तक है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पे जब हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब पे लिखा और उससे निकलने वाले रेडिएशन को अलग अलग तरह से जब उन्होंने स्टडी किया, दे ऑब्जर्व दैट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज रेंजिंग फ्रॉम यूवी टू फार IR।
यूवी से आईआर और उससे थोड़े दूर वाले रीजन तक भी ये जाती हैं। तो जिस साइंटिस्ट ने जिस रीजन को सबसे पहले पढ़ा था उसके ऑनर में देखा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ा बामर ने, पर बामर को लाइमन और पास्चीन या ब्रैकेट या फुड या हम्फ्री ने देखे, तो ये तो इनविजिबल होते। बाद में लाइमन ने यूवी रीजन को पढ़ा, लाइमन ने यूवी रीजन को पढ़ा, पास्चीन ने इंफ्रारेड, ब्रैकेट, फुड और हम्फ्री ने इन रीजन को देखा। अब कैसे ये रीजन बनते होंगे, कैसे ये रीजन है, तो उस बोहर ने बोला जब भी हाइड्रोजन एटम में कहीं से भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल पे कूदेगा, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल पे कूदेगा, तो जब वो इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो वो उसकी एनर्जी हमेशा अल्ट्रावायलेट में जाएगी। उसकी एनर्जी हमेशा कहां पर जाने वाली है? अल्ट्रावायलेट रीजन में। अब उसकी अगर एनर्जी अल्ट्रावायलेट में जाएगी तो वो इनविजिबल हुआ। फिर बामर को, बामर का कुछ हिस्सा विजिबल है, कुछ नहीं। बामर रीजन में सिर्फ 4 लाइनें दिखती है, बाकी की जो लाइनें वो यूवी रीजन में वो हमको नहीं दिखती है। पास्चीन अगर कहीं से भी थर्ड एनर्जी शेल पे इलेक्ट्रॉन जंप करे, पास्चीन कहीं से भी थर्ड एनर्जी लेवल पे अगर वो इलेक्ट्रॉन जंप करता है, कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल पे जंप करता है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड एनर्जी लेवल में जंप करता है। अब आज का लेक्चर यहां पर आते हैं, पहले मैं तुमको रिवाइज करा देता हूं फिर तुमको बताता हूं। अब देखो, पहले तुम यहां समझ लो, मैंने तुमको एक बार ये फॉर्मूला बताया था, एनर्जी ऑफ फोटोन या क्वांटम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, और ये एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब अगर मैंने यहाँ पे विब्ग्योर लिखा, VIBGYOR, तो what is the wavelength of violet color light? Approximately 4000 angstrom, and red color light is approximately 7000 angstrom. Violet light की wavelength 4000 है, तो अगर 4000 से कम है तो वो जाएगा रीजन अल्ट्रावायलेट में। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? अब इसकी एनर्जी होगी 12400 अपॉन 4000 अपॉन 4000। इसकी एनर्जी कितनी होगी? 12400 अपॉन 4000। ये एनर्जी आ जाएगी सॉल्व करने पे 3.1, ये आ जाएगी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा ये कितना आएगा मुझे बताओ जरा? 12400 124 डिवाइडेड बाय 40, 124 डिवाइडेड बाय 40 कितना आएगा? कैलकुलेट करके बताओ यार। 124 अपॉन 40 कितना आएगा? अरे 124 अपॉन 40 नहीं कर सकते तुम? सर 3.1 1 नहीं, ये 7000 आएगा, सॉरी मेक इट 7000। ये वाला जो नंबर है ये 7000 आएगा, तो ये 7000 करो यहाँ पे। अब ये कितना आएगा? वो 700, 124 अपॉन 700 के 70 कितना आएगा? 1.76। ठीक है, तो अब तुम्हारी आंखें सिर्फ इसी वेवलेंथ की या इस एनर्जी की लाइट को देख सकती हैं। मतलब अब अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 3.1 से, फोटोन की एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो तुम नहीं देख पाओगे। 1.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.76 से कम है तो तुम नहीं देख पाओगे। अब तुम आओ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरफ। अब देखो तुम यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखो। अब अगर मैं इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के डायग्राम को थोड़ा सा छोटा करके तुमको दिखाऊं, तो एक हाइड्रोजन के एटम में इनफाइनाइट एनर्जी लेवल है। तो जब भी किसी हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल पे जाएगा, मतलब ग्राउंड एनर्जी स्टेट पे जंप करेगा, लोएस्ट एनर्जी लेवल पर आएगा, तो वो रीजन कहलाएगा तुम्हारा लाइमन। और लाइमन रीजन होता है तुम्हारा अल्ट्रावायलेट। लाइमन रीजन होता है तुम्हारा अल्ट्रावायलेट रीजन, ये इनविजिबल होगा। जो लाइमन रीजन है वो तुम्हारा इनविजिबल रीजन है। अब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन सेकंड में जाएगा
तो बामर में यूवी प्लस विजिबल दोनों है, तो इसमें कुछ इनविजिबल है और कुछ विजिबल है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि पूरा बामर रीजन विजिबल नहीं है, कंप्लीट बामर रीजन इज नॉट विजिबल, पार्शियली बामर रीजन इज विजिबल, पार्शियली बामर रीजन विजिबल। अब किसी और एटम में, ये मैं एक ही जगह दिखा रहा हूं अलग अलग, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल पे जाएगा तो ये आएगा नियर इंफ्रारेड, मतलब ये इंफ्रारेड के करीब है, तो इसे तुम बोलोगे पार्शियल। अगर थर्ड, ये फिक्स है, ये ऑब्जर्वर सबसे पहले इंफ्रारेड को इसलिए पढ़ा होगा दिस। अब अगर कहीं से फोर्थ एनर्जी लेवल में आएगा तो तुम इसे बोलोगे ब्रैकेट, साइंटिस्ट का नाम है ब्रैकेट। अब अगर कहीं से वो फिफ्थ एनर्जी लेवल पे जंप करेगा तो फुंड, सिक्स पे जंप करेगा तो हम्फ्री, सिक्स पे जंप करेगा तो तुम बोलोगे हम्फ्री रीजन ऑफ हाइड्रोजन, हम्फ्री रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तब तुम बोलोगे हम्फ्री रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब अगर तुमने बोला n इज इक्वल टू 6 में, ये तुमको लास्ट क्लास में पढ़ाया था और अभी भी पढ़ाया। अब अगर तुम यहाँ पर डेल्टा ई लिखो, जो ये इलेक्ट्रॉन हो रहा है इनकी एनर्जी, तो तुम यहाँ पे डेल्टा ई इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो 13.61 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर z स्क्वायर। तो जो ये बोहर थ्योरी का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। अब ये एनर्जी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आनी है, अलग अलग ट्रांजिशन में ये एनर्जी यहाँ पे किस में आनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब अगर तुम इसे जनरल टर्म में लिख दो, डेल्टा इज इक्वल टू आर सी एच 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर z स्क्वायर। अब जो r का यूनिट होगा उसी से तुम कैलकुलेशन करोगे, जो तुम्हारा r का यूनिट है उसी से तो तुम यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले हो। तो अब तुमने देखो यहाँ लिख दिया 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, और यहाँ तुमने लिखा z स्क्वायर। अब पुष्पराज अपना वीडियो ऑफ कर भाई। अब RCH, डेल्टा इज RCH 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर z स्क्वायर। अब तुमको ये भी मालूम है कि डेल्टा इज इक्वल टू होता है SC अपॉन लैम्डा, तो यहां तुमने लिखा SC अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RCH 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर और ये z स्क्वायर। अब देखो ये वाला जो RC है, ये वाला RC कैंसिल हो गया, तो अब तुम्हें फॉर्मूला मिला 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू HC, यहां से HC कैंसिल होगा, R नहीं कैंसिल होगा, यहां से तुम्हारा HC कैंसिल होगा, R तो नहीं होगा, RCH HOC कैंसिल, R 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे बोल दे फॉर हाइड्रोजन एटम, अब अगर हम यहाँ पे मान ले कि हाइड्रोजन एटम, तो z विल बी इक्वल टू 1। अब अगर हाइड्रोजन एटम है तो z विल बी 1, तो यहां से z हट के 1 आ गया। अब 1 अपॉन लैम्डा तुमने ऐसा भी पढ़ा, देखो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार, तुमने पढ़ा हुआ है कि 1 अपॉन लैम्डा रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा को तुम वेव नंबर बोलते हो, तो वेव नंबर इज r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब इसमें हर लाइन के लिए n1 फिक्स है, लाइमन के लिए। अब तुमको इसको याद करने के लिए मैंने क्या सिखाया, देखो तुम्हें इसे याद करने के लिए मैंने सिखाया था लंदन बहुत पुरानी सिटी है, लाइमन के लिए n1 1 होता है, बामर के लिए n1 2 होता है, पाशीन के लिए n1 3 होता है, ब्रैकेट के लिए n1 4 होता है, फुंड के लिए n1 5 होता है, हम्फ्री के लिए n1 6। मतलब हर लाइन का एक बेस नंबर फिक्स है, बाकी कोई भी नंबर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। लाइमन के लिए n1 1 होता है, अगर बामर में जाना है तो n1 की वैल्यू 2 है, इसके लिए n1 की वैल्यू 3, इसके लिए n1 की वैल्यू 4, इसके लिए n1 की वैल्यू 5, इसके लिए n1 की वैल्यू 6। तो मतलब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी हाइड्रोजन एटम में 6 एनर्जी लेवल पे आके कूदेगा
तो इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में निकलने वाली जो एनर्जी है वो हम्फ्री रीजन और फार इंफ्रारेड रीजन में जानी है। अब तुमने देखो यहां तक अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। ये जो हमने लास्ट 15-20 मिनट में पढ़ा ये अपनी लास्ट क्लास का रिवीजन था। अब फर्स्ट लाइन, अब किसी भी रीजन की तुम पहली लाइन की बात करो, फर्स्ट लाइन ऑफ एनी रीजन, ऑफ एनी रीजन। अब अगर तुम्हारा कोई भी रीजन है उसकी तुम्हें फर्स्ट लाइन को निकालना है, अब अगर कोई भी रीजन है उसकी फर्स्ट लाइन को निकालना है तो तुम फर्स्ट लाइन को पहले अल्फा लाइन भी बोलोगे, क्योंकि हर रीजन में कुछ लाइनें होंगी, किसी को तुम पहला बोलोगे और किसी को तुम आखिरी बोलोगे। तो किसी भी रीजन की जो पहली लाइन आएगी उसके लिए फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ एनी रीजन और अल्फा लाइन ऑफ एनी रीजन पुट n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 1। अपने इसके जस्ट अबव, उससे जस्ट अबव, उसके जस्ट ऊपर वाले एनर्जी लेवल से जब भी किसी रीजन में इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो तुमको पहली लाइन मिलेगी, जब भी किसी में कूदेगा तो तुम्हें पहली लाइन मिलेगी। तो लाइमन की पहली लाइन, लाइमन की पहली लाइन, लाइमन की फर्स्ट लाइन, जिसे तुम अल्फा लाइन भी बोलोगे, के लिए फॉर फर्स्ट लाइन n2 इज इक्वल टू 2। अगर सेकंड से लाइमन में अगर किसी भी हाइड्रोजन एटम में सेकंड से 1 में इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो वो लाइमन की पहली लाइन बनाएगा। इससे ज्यादा तुमसे बोलूं बामर की पहली लाइन, बामर की फर्स्ट लाइन, इसके लिए n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, क्योंकि बामर के लिए इलेक्ट्रॉन को कहां जंप करना है सेकंड। तो जब सेकंड में थर्ड से सेकंड में कूदेगा तो निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो थर्ड से सेकंड में कूदेगा, जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है वो बामर रीजन की पहली लाइन कूदेगा। तो किसी भी रीजन की पहली लाइन को तुम अल्फा बोलते हो। पासचीन, जरा यहां पे ध्यान से को, पासचीन की पहली लाइन, इससे तुम्हें नाम ध्यान होना चाहिए। लंदन एक बहुत पुरानी सिटी है। पासचीन की फर्स्ट लाइन के लिए n2 शुड बी 4। इसे लाइमन मार पासचीन ब्रैकेट की फर्स्ट लाइन के लिए, ब्रैकेट रीजन की फर्स्ट लाइन के लिए n2 इज इक्वल टू 5। अब जो पहली लाइन होगी, अब तुम यहां पे देखो फर्स्ट लाइन को, फर्स्ट लाइन जो किसी भी रीजन की पहली लाइन, फर्स्ट लाइन और अल्फा लाइन, अगर पहली लाइन है तो तुम इसे अल्फा बोलोगे, अगर किसी रीजन की दूसरी लाइन है तो जो बीटा, तीसरी होगी तो गामा। पहले तुम ये टर्मिनोलॉजी समझ लो, पहली लाइन है तो तुम बोलोगे अल्फा, फर्स्ट लाइन अल्फा, फर्स्ट लाइन का दूसरा नाम होता है अल्फा लाइन। दूसरी लाइन किसी भी रीजन की जो सेकंड लाइन होती है उसको तुम बीटा लाइन बोलते हो। ये ध्यान से समझे, मोजले वोजले सब लॉ में यूज होगा। अगर थर्ड लाइन होगी किसी रीजन में, थर्ड लाइन होगी तो तुम उसे गामा लाइन बोलोगे। अब ये गामा रेज नहीं है, दिस इज नेम ऑफ लाइन, थर्ड लाइन इज नोन एज गामा लाइन। अब जो तुम्हारी फर्स्ट लाइन है, अब फर्स्ट लाइन है तो वहां पर एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम होगा। तो फर्स्ट लाइन इज अल्फा लाइन एंड दिस इज लाइन ऑफ, एंड दिस इज लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। अब तुम जानते हो एनर्जी ई, तुम जानते हो E इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। अगर एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम है, या तुम दूसरे में बोलोगे और लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ, और लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। तो किसी भी रीजन की मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइन, लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ और लाइन ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्यों भाई, E इज इक्वल टू एच न्यू, अगर एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम है। और लाइन ऑफ मिनिमम, अब और लाइन ऑफ मिनिमम, इसी को तुम क्या बोलोगे, और लाइन ऑफ मिनिमम, मिनिमम वेव नंबर, क्योंकि तुम्हारा E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार होता है।
अगर जस्ट ऊपर वाले से नीचे में कूदेगा तो निकलने वाली एनर्जी मिनिमम होगी। अब यहां पर क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। अब देखो मैंने तुमको यहाँ पे क्या क्वेश्चन मिलेगा वो समझो। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। अब मैंने तुमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। देखो ये क्वेश्चन तुम्हें ऑब्जेक्टिव में मिलने हैं। कैलकुलेट, अभी किसी के लिए भी, कैलकुलेट लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन और मैक्सिमम लैम्डा ऑफ लाइमन रीजन और मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन रीजन और मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन रीजन। दो तरह से वो सवाल को पूछ सकता है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन और लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। अब अगर वो फर्स्ट लाइन बोल रहा है या मैक्सिमम लैम्डा बोल रहा है तो इन दोनों का एक ही मतलब होता है। और इसके लिए तुम n2 को n1 प्लस 1, लाइमन के लिए n1 होता है 1, तो 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2। अब तुम ये निकाल दो तो लैम्डा, अब देखो ये निकलेगा कैसे तुमको यहां समझना है। 1 अपॉन लैम्डा मैक्स आर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। अब ये जब तुम सॉल्व करोगे तो नीचे आएगा 1 माइनस 1/4, दिस इज इक्वल टू 3/4, 3r/4। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई देखो, इससे तुमको लैम्डा मैक्स कितना मिलेगा। लैम्डा मैक्स इज 4/3r। लैम्डा मैक्स इज 4/3r। लैम्डा मैक्स इज 4/3r। अब तुम मुझे बताओ पहली लाइन बामर की, व्हाट इज द लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर? What is the lambda of first line of Balmer region? जल्दी बताओ कोई। What is the lambda of first line of Balmer? लाइमन का बोल दिया। अब मैं यही क्वेश्चन तुमको बामर के लिए बोलता हूं, तुम मुझे निकाल के बताओ लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन। लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन, अगला क्वेश्चन, लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर निकाल के बताओ जल्दी से कागज पेन पे, या इसी को तुम बोलोगे लैम्डा मैक्स ऑफ बामर। अब बामर रीजन में बहुत सारी लाइनें दिखेंगी, जो मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइन होगी वो। जल्दी बताओ लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर रीजन कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ। तो बामर के लिए n1 कितना होता है तो बताओ, बामर के लिए n1 कितना होता है 1 2, तो n1 2 है, तो बामर के लिए n1 जो है, बामर के लिए अगर वर्ड बामर है तो n1 इज इक्वल टू 2 होगा। अगर फर्स्ट लाइन है तो तुम्हारा n1 इज 2 इज इक्वल टू n1 प्लस 1 होगा। दैट विल बी 2 प्लस 1, दैट विल बी 3। ये तो समझ में आ रहा है। अब तुम यहां लिखोगे 1 अपॉन लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन और अल्फा लाइन, तो तुम लैम्डा के साथ अल्फा लिख दो, r 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। दिस विल गिव यू लैम्डा अल्फा या लैम्डा मैक्स। कितना आएगा 30, तुम सॉल्व करके बताओ कितना आएगा 36/5r। 36/5r। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 36/5r। इसी तरह से पार्शियल रीजन में आएगा 144/7r। इसी तरह से पार्शियल रीजन में आएगा 144/7r। इसी तरह से ब्रैकेट रीजन में आएगा 16 इंटू 25/9r। फुल रीजन में आएगा 25 इंटू 36/11r। हम्फ्री रीजन में आएगा 36 इंटू 49/13r। तो तुम अलग अलग रीजन में फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ को निकाल सकते हो। तुम अलग अलग रीजन में फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ को निकाल सकते हो। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि उस रीजन की आखिरी लाइन भी होगी, भाई देखो हर रीजन में तुमको कुछ लाइनें मिलेंगी।
हर रीजन में तुमको कुछ लाइनें मिलेंगी, कोई पहली होगी, कोई दूसरी होगी, कोई तीसरी होगी, कोई चौथी होगी, कोई पांचवी होगी, कोई छठवीं होगी। तो पहली लाइन को तुम बोलोगे अल्फा लाइन और लास्ट लाइन को तुम बोलोगे सीरीज लिमिट। लास्ट लाइन, अब यहाँ पे सपोज हमने देखो किसी रीजन में एक 6 लाइनें बन रही हैं, एक इनमें से अल्फा लाइन है और दूसरी लाइन इसके अंदर कौन सी है, एक इनमें से अल्फा लाइन है और दूसरी वाली लाइन क्या है, तो दूसरी वाली जो लाइन है जो मैक्सिमम एनर्जी की लाइन उसे तुम लास्ट लाइन बोलोगे। तो लास्ट लाइन ऑफ एनी रीजन, अब किसी भी रीजन की जो आखिरी लाइन है, लास्ट लाइन ऑफ एनी रीजन, किसी भी रीजन की जो लास्ट लाइन है, इसी को तुम लिमिटिंग लाइन भी बोलते हो, इसी को तुम बोलोगे लिमिटिंग। तो लास्ट का मतलब होगा इसकी लिमिट कर रहा है, लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन इज ऑब्टेन्ड व्हेन n2 इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब किसी भी रीजन में इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से आएगा तो वो उस रीजन की आखिरी लाइन होगी। अगर किसी भी जगह पे इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से नीचे कूदेगा तो वो सीरीज की लास्ट लाइन होगी। अब अगर n2 इंफिनिटी है तो यहाँ पे एनर्जी, इस ट्रांजिशन में एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा E will be maximum, therefore energy of quantum emitted will be maximum, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी उतनी एनर्जी का तो क्वांटम मिलेगा। अब अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो न्यू मैक्सिमम हो जाएगा, न्यू मैक्सिमम है तो न्यू बार मैक्सिमम होगा, और न्यू बार मैक्सिमम है तो वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन ऐसा आएगा, या तो ये लैम्डा मैक्स था, ये किसकी वैल्यू थी, लैम्डा मैक्स। जब वो जस्ट ऊपर वाले से नीचे में कूदता था तो लैम्डा मैक्स से, जब वो ऊपर से नीचे कूदता था तो लैम्डा मैक्स से। अब लैम्डा मैक्स, तो अब मैं अगर तुमसे यहां पे पूछूं कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स, देखो कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स, कैलकुलेट द lambda max of Balmer या लास्ट लाइन ऑफ बामर। तो लैम्डा मैक्स के लिए n2 की वैल्यू मैंने अभी तुमको बताया, n2 कितना होना चाहिए, इंफिनिटी। तो 1 अपॉन लैम्डा, नहीं यहाँ पर लैम्डा मिन हो जाएगा, ये तो लैम्डा मिनिमम होगा। अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ कैसी हो जाएगी, मिनिमम, लैम्डा मिन, ये लैम्डा मिन हो गया। ठीक है, मैक्स तो अभी पर निकाल चुके हैं। तो ये आया तुम्हारा लैम्डा मिन आर 1 अपॉन 1 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर, 1 स्क्वायर। हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर 1 हो गया। अब ये जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा r अपॉन 1। तो लैम्डा मिन कितना होगा, लैम्डा मिन होगा 1 अपॉन r, लैम्डा मिन क्या हो गया 1 अपॉन r। देखो पहले एक सीधा सीधा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स लैम्डा मिन ऑफ बामर, लैम्डा मिन एंड लैम्डा मैक्स। अब अगर मैं तुमको देखो यहां से क्या बोलूं, लैम्डा मिन ऑफ ऑल्सो कैलकुलेट लैम्डा मैक्स ऑफ बामर। अब तुमको बामर का लैम्डा मैक्स निकालना है, तो लैम्डा मैक्स अभी तुमने ऊपर निकाला, देखो तुमने यहाँ पे लैम्डा मैक्स बामर के लिए निकाला था, बामर के लिए आ रहा था 36/5 क्या आ रहा था बामर के लिए, lambda max is 36/5. We already calculated that lambda max is already calculated lambda max is, अभी हमने थोड़ी देर पहले लैम्डा मैक्स को एक फॉर्मूला बना के निकाल दिया था 36/5। अब मैंने तुमको क्वेश्चन दिया फाइंड, अब देखो ये सब हटा के अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन चेंज किया, देखो एक ही क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन चाहता हूं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ लैम्डा मिन इज टू लैम्डा मैक्स ऑफ बामर। अब मैंने देखो अपना क्वेश्चन यहाँ पे चेंज कर दिया, कैसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एक ही बनना है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मिनिमम इज टू मैक्सिमम। अब यहाँ पे तुमने ये निकाल लिया
तो यहां से तुम मिनिमम और मैक्सिमम का रेशियो निकालो, लैम्डा मिन अपॉन लैम्डा मैक्स 1 अपॉन आर 5r अपॉन 36. तो r से r cancel, that will be 5 upon 36. So what is the ratio of first line is to last line of? What is the ratio of last line is to first line of? Last line is to first line of Balmer 5 is to 36. अब वो मैक्स इज टू मिनी, मिनी इज टू मैक्स, तो अब ऐसे ही तुम निकाल सकते हो, या तुम ऐसा क्वेश्चन मार दो, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन एंड लास्ट लाइन ऑफ बामर. First line of Limer is to first line of Balmer. First line of Balmer is to first line of Paschen. तो तुमको अभी तक की क्लास से दो चीजों को याद रखना है कि एक हाइड्रोजन आइटम में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो किसी भी रीजन की जो पहली लाइन होगी, देखो ये फर्स्ट, अब मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो लाइन है ये इस रीजन की अल्फा लाइन है. अभी मैंने तुमको एक येलो कलर की लाइन को हाईलाइट किया जो इसकी पहली लाइन है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से आ रहा है तो ये इस रीजन की लास्ट लाइन. देखो ये लाइमन रीजन में बहुत सारी लाइनें हैं. लाइमन रीजन में यहाँ पे तुम देख रहे हो बहुत सारी लाइनें बनी हुई हैं. मैंने दो लाइनों को यहाँ पे हाईलाइट किया, पहली और आखिरी. मैंने लाइमन में दो लाइनों को हाईलाइट किया, पहली और आखिरी. तो जो पहली लाइन है ये अल्फा है, और लास्ट लाइन जो है ये लिमिट है. ये लिमिट है, ये लास्ट लाइन क्या हो गई, लिमिट हो गई. तो देखो लाइमन की बहुत सारी लाइनें हैं, तो पहली लाइन जो है वो ऊपर वाले से कूदती है, जिसको तुम फर्स्ट लाइन बोलते हो उसी को तुम अल्फा बोलते हो, उसी को तुम मैक्सिमम लैम्डा बोलते हो, या मिनिमम एनर्जी बोलते हो, या मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोलते हो, या मिनिमम वेव नंबर बोलते हो. तुम देखो क्वेश्चन कंफ्यूज करता है 11th के बच्चे को जब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता है. क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, जो इंफॉर्मेशन तुमने यहाँ लिखी वो. अब अगर मैं इसी तरह से तुमसे बोलूं कि भाई बामर की पहली लाइन, तो बामर की जो पहली लाइन है, देखो अब मैं बामर की लाइन को ग्रीन कलर से हाईलाइट करो. देखो ये मैंने बामर की पहली लाइन दिखाई, ये बामर, और ये बामर की आखिरी लाइन. देखो ये मैं लेके जा रहा हूँ बामर की आखिरी लाइन, ये मैं अपने बामर रीजन की आखिरी लाइन को लेके जा रहा हूँ, ये मेरी बामर रीजन की आखिरी लाइन है, ये देखो. तो बामर रीजन में तुमको यहाँ पे 5 लाइन दिख रही है, बामर रीजन में तुमको यहाँ पे 5. इसी तरह से अगर तुम पाशीन रीजन को देखोगे, पाशीन, तो ये अल्फा ऑफ पाशीन होगा और ये लास्ट लाइन ऑफ पाशीन होगा. इस तरह से ब्रैकेट की ये अल्फा लाइन होगी, ब्रैकेट की ये अल्फा लाइन होगी. तो हर रीजन की अल्फा लाइन तुम लिख सकते हो, हर रीजन की तुम अल्फा लाइन को कैलकुलेट कर सकते हो. तुम्हें ये समझ में आया? तो पहली लाइन को तुम अल्फा लाइन बोलते हो जिसमें ऊपर से इलेक्ट्रॉन जंप करता है. जब ऊपर से इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी मिनिमम होती है और वेवलेंथ मैक्सिमम होती है. एनर्जी मिनिमम होती है और वेवलेंथ मैक्सिमम. जब इंफिनिटी से किसी भी एनर्जी लेवल में कूदेगा तो मैक्सिमम एनर्जी होगी और मिनिमम वेवलेंथ होगी. मैक्सिमम एनर्जी होगी और मिनिमम. अब क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन is to last line of Balmer. First line of Lyman is to first line of Balmer. Last line of Lyman is to first line of Balmer. Third line of Lyman is to first line of Lyman. या बामर की थर्ड और बामर की फर्स्ट की लैम्डा का रेशो, या एनर्जी का रेशो, या वेव नंबर का रेशो, या फ्रीक्वेंसी का रेशो. तो जल्दी जल्दी मैंने कितनी सारी चीजों को बोला. तो ऐसे 50-100 क्वेश्चन बन सकते हैं. अब तुमको समझना है, यहां से एक बार फिर से सुन लो, अपने दिमाग में बिठा लेना है. जब भी किसी हाइड्रोजन एटम में एक ट्रांजिशन होगा, ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे कूदेगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी. अगर इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर वाले से कूदेगा तो एनर्जी मिनिमम होगी और वेवलेंथ मैक्सिमम होगी. अगर इंफिनिटी से कूदेगा तो वो लास्ट लाइन कहलाएगी. अगर इंफिनिटी से कूदेगा तो लास्ट लाइन कहलाएगी. इस टाइम पे एनर्जी मैक्सिमम होगी और वेवलेंथ मिनिमम होगी. बाकी मैंने वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी की यहां पे बात नहीं की, उनको भी तुम जोड़ सकते थे. अच्छा अब मुझे यहां पर बताओ, किसी हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन 5वें एनर्जी लेवल पे है. किसी हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन 5वें पे. देखो n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 4,
n is equal to 3, n is equal to 2, n is equal to 1। अब 5 से 1 में आने के कितने तरीके हो सकते हैं, मुझे बताओ। n is equal to 5 से n is equal to 1 में आने के कितने तरीके हो सकते हैं? How many ways in different atom an electron can jump from 5 to 1? 4. How many ways are there by which in different number of hydrogen atoms you have 5 different hydrogen atoms? तुम्हारे पास 5 हाइड्रोजन के एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी 5 है, तो 1 पे आने के कितने तरीके हो सकते हैं? 5 से 1 में आने के क्या तरीके हो सकते हैं? 5 एटम है, पांचों में इलेक्ट्रॉन 5 में है, 5 एटम है, पांचों में इलेक्ट्रॉन अभी 5वें पर है। अब वो 5 से 1 में जाने के कितने तरीके? देखो पहले ये देखो, 5 से वो जाए 4 में, 5 से वो जाए 4 में, 4 से वो जाए 3 में, 3 से वो जाए 2 में, 3 से वो जाए 2 में, 2 से वो जाए 1 में। एक तरीका, जो इलेक्ट्रॉन 5 से डायरेक्टली 3 पे कूदे, 5 से 3 पे कूदे, 5 से 2 पे कूदे, अब 4 वाला इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली इस पे कूदे, 3 वाला इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली यहां पे कूदे, एक 5 से डायरेक्टली नीचे कूद जाए, एक 5 से डायरेक्टली नीचे कूदे। तो अब तुम मुझे बताओ, लाइमन में तुम्हें 5 से नीचे आने पे कितनी लाइनें देखने को मिल रही है? 4। अब इसी तरह से 4 से 5 से 2 में आने पे कितनी लाइनें? डायरेक्टली वो 5 से 2, तो 5 से वो एक बार जंप करे, 5 से 4 से वो एक बार जंप करे, 3 से वो एक बार नीचे आए, 3 से एक बार नीचे आए, 3 से एक बार नीचे आए, तो यहां पे कितनी लाइनें देखने को मिलेंगी तुमको? 3। अब 5 से 4 में जाए, 4 से यहां पर आए, तो 4 से ये वाला केस हो गया, 4 से ये वाला केस हो गया ये, और 5 से 4, तो यहां पे 2 और यहां पर 1। अब तुम यहां पर देखो, अगर कोई एटम हाइड्रोजन में इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पर है, अब अगर कोई एटम हाइड्रोजन में इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पर है, इंफिनिटी पर है, तो वो, और हाइड्रोजन एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स है, तो यहां पर कितनी लाइनें तुमको देखने को मिलेंगी? n-1। यहां पे कितनी लाइनें देखने को मिलेंगी? n-2। पाशीन में कितनी लाइनें देखने को मिलेंगी? n-3। ब्रैकेट में कितनी लाइनें देखने को मिलेंगी? n-4। फुंड में कितनी लाइनें देखने को मिलेंगी? n-5। हम्फ्री में n-6, और ऊपर वाले रीजन के कोई नाम नहीं है। तो जब ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करता है तो एक ट्रांजिशन में एक फोटोन या एक क्वांटम निकलता है। तो अब अगर मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन 10 में था, तो लाइमन में कितनी लाइनें दिखेंगी? 9। अगर इलेक्ट्रॉन, अब देखो, अगर मैंने तुमसे बोला n में था, अगर इलेक्ट्रॉन n में था, अगर मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन n में था, अगर इफ इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी लेवल, अब यहां पर मैं अलग अलग क्वेश्चन, नंबर ऑफ लाइन इन लाइमन, नंबर ऑफ लाइन इन लाइमन, तो कितनी तरह से अलग अलग एटम में इलेक्ट्रॉन नीचे आ सकता है? n-1, तो कितनी लाइनें तुमको देखने को मिलेंगी? n-1। नंबर ऑफ लाइन इन बामर, नंबर ऑफ लाइन इन बामर, नंबर ऑफ लाइन इन बामर n-2, number of line in Paschen, line in Paschen n-3। अब अगर मैं n को 10 कर दूं, अगर अब मैं यहां पर n को 10 कर दूं, तो मुझे लाइमन में कितनी लाइनें मिलेंगी? 9। बामर में कितनी लाइनें मिलेंगी? 8। पाशीन में कितनी लाइनें मिलेंगी? 7। फुंड में कितनी लाइनें मिलेंगी? 6। तो तुम ऐसे करके निकाल सकते हो। तो अब टोटल नंबर ऑफ लाइन पूछू, देखो अब मैं तुमसे यहां पूछता हूं, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लाइंस,
अब ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस होंगी n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस n-4 up to 1. Total number of lines in different region, total number of lines in different region will be this. लाइमन की जोड़ोगे, तुम लाइमन के नंबर को जोड़ोगे, तुम बामर के नंबर को जोड़ोगे, तुम पाशीन के नंबर को जोड़ोगे, तुम फुंड ब्रैकेट हम्फ्री इनके और ऊपर तक के नंबर जोड़ दोगे। तो इन नंबर का सम तुमने मैथ से पढ़ा होगा, ये एक एपी है, इसका सम आता है, ये हो गया समेशन n-1। और समेशन n-1 की वैल्यू, समेशन n-1 की वैल्यू तुमने मैथ्स में पढ़ी है n-1 अपॉन 2 n-1/2, ये वैल्यू होती है n-1/2। ये मैथ्स का फॉर्मूला है, तुमको मालूम है, नहीं मालूम है तो तुम याद कर लो। वैसे तुम्हें मालूम है कि समेशन ऑफ नंबर इज n-1/2, n-1/2। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया इलेक्ट्रॉन इन 10th एनर्जी लेवल, ये अपन इसकी बात कर, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन बनाया था। देखो अगर इलेक्ट्रॉन 5 में, यहां दिया इलेक्ट्रॉन इन 5th एनर्जी लेवल, 5th एनर्जी लेवल या 5th ऑर्बिट, या तुम बोल रहे हो 5th ऑर्बिट में है, या तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तुम बोल रहे हो 5th ऑर्बिट में है। टोटल लाइन, टोटल लाइन एक तरीका था टोटल लाइन निकालने का कि तुम इसको जोड़ देते, 4 + 3 + 2 + 1, 4 + 3 + 2 + 1, तो ये आ गया तुम्हारा 4 3 7 7 और 3 10 एक। या दूसरा तरीका तुम मैथ्स का लगा के सॉल्व कर देते n, अब n लोगे तो 5 5 - 1 अपॉन 2, 5 × 4/2 दैट विल बी 10। तो देखो दोनों तरीके से ये बेस्ट तरीका है, ये बेस्ट तरीका है जहां तुम फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व कर रहे हो। अब अगर मैं बोलूं कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन, अब यहां पे तुम यहां देखो इलेक्ट्रॉन इन 10th orbit, then total how many lines will be observed, how many lines will be observed in, then total how many lines will be observed in Balmer। अब मुझे टोटल हाउ मेनी लाइंस विल बी ऑब्जर्व्ड इन बामर, जल्दी से मुझे बताओ बामर रीजन में कितनी लाइनें देखने को मिलेंगी, बताओ मुझे कितनी आएंगी, आंसर दो। हाउ मेनी लाइंस विल बी ऑब्जर्व्ड इन बामर रीजन, अरे भाई आंसर दो ना। 36। अबे बामर बोल रहा हूं, बामर देखो यहां क्या लिखा है मैंने, बामर में कितनी होती है n-2, 10 - 2 विल बी 8, बामर में तो 8 है। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन तो 10 से 2 में आने के कितने तरीके हो सकते हैं, सिर्फ 8। अलग अलग एटम में 10 से सेकंड एनर्जी लेवल में आने के सिर्फ 8 ही तरीके हो सकते हैं। हाँ अब अगर मैं बोलूं ऑल्सो, अब अगर मैं बोलूं ऑल्सो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन ऑल रीजन, ऑल्सो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन ऑल रीजन, तो ये होगा 10 × 10 - 1 अपॉन 2, 5 × 9 दैट विल बी इक्वल टू, अब अगर कितना आ जाएगा ये 5 - 9 45, कितनी लाइनें देखने को मिलेंगी 45। अच्छा अब अगर मैं यहां पे क्वेश्चन दूं इलेक्ट्रॉन इन 9th excited state, electron in 9th excited state, calculate total number of lines, calculate total number of lines। अब बताओ अगर इलेक्ट्रॉन 9th एनर्जी लेवल में है
अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन 9th एनर्जी लेवल में, तो टोटल लाइनें कितनी होंगी 9th एक्साइटेड स्टेट में? कैसे निकालोगे? 36। नहीं ना यार, 9th एक्साइटेड, देखो एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, n+1। 9th एक्साइटेड स्टेट मींस तो 45। इंप्लाइज 10th एनर्जी लेवल। कौन सा एनर्जी लेवल? 10th। एनर्जी तो 10th है तो ऊपर वाले तो हो गया 45 45। अगर वो बोल रहा है 9th एक्साइटेड स्टेट मतलब 10th, 9th एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया बेटा? 9th एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया? 10th। तो अगर अच्छा, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला बना दूं, इफ इलेक्ट्रॉन इन nth एक्साइटेड स्टेट, अब nth एक्साइटेड देन टोटल लाइंस। यहां पर तुमको ध्यान रखना, अगर एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 10th या nth एक्साइटेड स्टेट में, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन इन n+1। nth एक्साइटेड का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इन n+1। अब इसका सम होता है, ऊपर वाले का सम था n(n-1/2), तो इसका सम होगा n+1/2। क्यों? तुम n की जगह लिख दो n+1। इस फॉर्मूले में तुम n की जगह, ये जो फॉर्मूला है इसमें तुम n की जगह लिख दो n+1, तो तुम्हारा रिजल्ट आ गया n(n+1/2)। तो तुम्हारा रिजल्ट आ गया n(n+1/2)। टोटल नंबर ऑफ लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइट फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर इज गिवन बाय दिस। और अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, अब अगर तुम बोलो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस होंगी, तो तुम्हारी टोटल नंबर ऑफ लाइंस होंगी n(n+1/2)। टोटल नंबर ऑफ लाइंस होंगी n(n+1/2). The total number of line observed will be n(n+1/2). समझ में आया ये? तो अब देखो, अब हमने अभी तक क्या पढ़ा? मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ, एंड देन वी कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ लाइंस। अब अगर तुम जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, पहले मैं वो क्वेश्चन करता हूं, थर्ड क्वेश्चन, बाद में अपन कोई दूसरा क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, अब तुमको यहां दिया है, व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ फॉल ऑन दिस, व्हेन एन वेवलेंथ ऑफ फॉल ऑन दिस, यहां पर मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब सॉल्व करो। अब देखो उसने क्या बोला है, जब एक हाइड्रोजन, तुम यहां पे समझो, जब एक हाइड्रोजन एटम था, तुम्हें मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, ये एक हाइड्रोजन एटम है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आके गिरता है, इसका एक्साइटेशन हो जाता है, इसका एक एटम में अब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल, ये कहां हो गया? एक्साइटेड स्टेट। अब बीच में यहाँ बहुत सारे एनर्जी लेवल होंगे, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर चला गया। अब जब ये वापस डी एक्साइट हुआ, तो तुम्हें कितनी लाइनें मिलती है? यहां दिया है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू पार्टिकल बाय सबस्टिट्यूशन एंड देन रेडिएशन ऑफ 6 डिफरेंट। तो डी एक्साइटेशन पे 6 लाइंस, डी एक्साइटेशन पे यहाँ पे कितनी लाइनें देखने को मिलती हैं? टोटल 6 लाइंस। अब देखो, तो तुम्हारा फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ लाइन, अब तुम्हारा फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ लाइन। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बाहर निकले, वापस आ रहा हूं अंदर, कहीं नहीं जाना।
टोटल नंबर ऑफ लाइन पे कहां गए थर्ड क्वेश्चन। अब टोटल नंबर ऑफ लाइन होती हैं n -1/2। यहां पर देखो 6 इज इक्वल टू n -1/2। 6 इज इक्वल टू n -1/2। इसे सॉल्व करने पे n की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसे सॉल्व करने पे n की वैल्यू 4 आ गई। अब आपको इसकी वेवलेंथ निकालनी है, इसकी, ये जो इसका लैम्डा निकालना है, तो इसका लैम्डा वही होगा जितनी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन ऊपर गया। अब देखो इसका लैम्डा क्या होगा, उसने देखो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा है। सो द लैम्डा विल बी 1/λ विल बी इक्वल टू r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर 1/λ r हाइड्रोजन के लिए 1, ये आ गया 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर 1/1 स्क्वायर अप टू 1/4, ये कितना होगा 1/16, तो ये हो गया 15r/16। तो तुम्हारा लैम्डा हो गया 15r/16/15r। तो तुम्हारे लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई यहां से, तो तुम्हारे लैम्डा की वैल्यू आ गई यहां से, तुम्हारे लैम्डा की वैल्यू आ गई 16/15r। अब मैंने तुमको बताया था देखो 16/15r होता है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। हाइड्रोजन एटम के लिए r इतना होता है, तो तुम सॉल्व करके वेवलेंथ को निकाल सकते हो। तुम सॉल्व करके वेवलेंथ को निकाल सकते हो, ये आ जाएगी 97.86 mm। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो 97.86 इंटू 10⁻⁹ मीटर। सर हाँ बोलो। सर ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस तो लिखा ही नहीं है सर। तो इसका मतलब तो यही है ना कि अलग अलग एटम, उसने ये लिखा हुआ है द ग्राउंड द एटम एमिट रेडिएशन। रेडिएशन मतलब जितने रेडिएशन उतनी लाइन है। मैंने बताया एक जंप, एक फोटोन या एक क्वांटम और एक लाइन, एक रेडिएशन, एक जंप, एक रेडिएशन मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एक लाइन दिखेगी। तो टोटल 6 लाइन मतलब कितनी बार इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन किया, अलग अलग के सैंपल्स में टोटल 6 ट्रांजिशन हुए। अलग अलग सैंपल्स में मैक्सिमम कितने ट्रांजिशन होंगे बेटा यहाँ पे 6। समझ में आया, ये समझ में आया। आगे अब देखो ये यहां पर क्या पूछा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव सेम वेवलेंथ एज बामर ऑफ हीलियम प्लस। व्हाट ट्रांजिशन, तो 1/λ ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1/λ ऑफ हीलियम प्लस। तो अब तुम हाइड्रोजन के लिए लिख दो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर 1 स्क्वायर r। हीलियम के लिए तुम लिखोगे r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर। हीलियम का z, व्हाट इज z फॉर हीलियम प्लस 2। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा 1 से 2 की तरफ। तो हीलियम का 4 से 2 और हाइड्रोजन का 1 से 2 का वेवलेंथ या ट्रांजिशन सेम होगा। अब तुम ऐसे ही कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, देखो न्यू मिनिमम का मतलब क्या हुआ, n2 इज इक्वल टू, अब मुझे तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, जस्ट ऊपर वाले से। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, n1 + 1 से। अब तुम ये 5th 6th 7 8 9 ये सॉल्व करोगे। अब तुम ये 5th 6th 7 8 9 ये तुम्हारे होमवर्क है, सब एक जैसे क्वेश्चन। और आज मैं तुम्हें ऑब्जेक्टिव का असाइनमेंट भी दूंगा। आज मैं तुम्हें ऑब्जेक्टिव का असाइनमेंट भी दूंगा सॉल्व करने के लिए, तो तुम्हें उस असाइनमेंट को भी समझ के सॉल्व करना होगा। तो होमवर्क करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा।
अब मैं तुमको एक नई चीज पढ़ाने जा रहा हूं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो अब मेरे पास इस चैप्टर में तुम्हें पढ़ाने के लिए, अब यहां से क्लास पुरानी क्लासेस से अलग हो गई। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की क्लास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से शुरू हुई थी और यहां तक थी। हमने पहले पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर हमने पढ़ा बोहर थ्योरी, फिर हमने पढ़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इतनी चीजें एक ही क्लास से, एक ही कंसेप्ट से जुड़ी हुई थी। अब मैं तुमको एक नई चीज पढ़ाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से तुमको यहाँ पे देखना और समझना होगा। सारे बच्चे अब ध्यान दें, जो भी एब्सेंट था, जो भी लेट हो गया था, उसको समझ में आएगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली वेव तुमको पढ़ा रहा हूं। इससे पहले मैं तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाई थी। तो लुइस डी ब्रोगली ने 1924 में मिलिकन का, इसकी ऑब्जर्वेशन किस पे थी? डी ब्रोगली की ऑब्जर्वेशन थी। डी ब्रोगली, व्हाट डज द डी ब्रोगली observed? D. Broglie observed that what he observed is Millikan oil drop experiment. Millikan oil drop experiment. उसने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को देखा। मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को देखा और उधर पे उसने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को देखा और उसी के साथ उसने आइंस्टीन का इक्वेशन देखा, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और यहीं पे उसने देखा प्लैंक्स का इक्वेशन E इज इक्वल टू hν। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट तुमको क्या बता रहा था? तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बता रहा था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा था? तो ये जो एक्सपेरिमेंट मिलिकन ने किया था, दिस विल गिव यू अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो था वो तुम्हें दे रहा था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पार्टिकल है। ये बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। पार्टिकल का मतलब है जिसका एक मास हो, जिसके पास एक मास हो वो। तो मैं भी एक पार्टिकल हूं, फुटबॉल भी एक पार्टिकल है, अर्थ भी एक पार्टिकल, अर्थ एक बड़ा पार्टिकल है, मैं एक बड़ा पार्टिकल हूं, इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। इन दो आइंस्टीन और प्लैंक्स ने और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने क्या सिद्ध कर दिया कि लाइट का डुअल नेचर। इनने क्या प्रूव किया? लाइट possess dual नेचर। तुम्हारी लाइट के पास दोनों नेचर हैं, कभी वो एक पार्टिकल है और कभी वो एक वेव है। इन लोगों ने यहां पर सिद्ध कर दिया कि लाइट जो है वो कभी एक पार्टिकल है और कभी वो एक वेव है। अब अगर लाइट कभी एक पार्टिकल और कभी एक वेव है, तो लाइट की वेव प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ये जनरल नॉलेज के लिए तुम देखो, वेव प्रॉपर्टी ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ये तुमको मालूम है कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ये सब तुमने कहीं 9th में लाइट को लेके या 10th में पढ़ा होगा। रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ये नहीं पढ़ा होगा तो ये बताओ, दो वेव का आपस में मिलना इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन, जब लाइट कॉर्नर्स या एक स्लिट से पास होती है तो वो अपने वहां पे ज्योमेट्रिकल रिफ्लेक्शन को करती है। तो लाइट व्हेन passes through corners or edges, then light shows a geometrical reflection. You called it as a diffraction. अब डिफ्रैक्शन के बाद एक और चीज आई, पोलराइजेशन। डिफ्रैक्शन के बाद एक और चीज आई यहाँ पे, पोलराइजेशन। तो देखो, लाइट की ये वेव प्रॉपर्टी है। अच्छा, लाइट की जो पार्टिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखा है। तो मतलब लाइट कभी पार्टिकल है कभी वेव है। तो लाइट के पास डुअल नेचर है, तुम्हारी लाइट के पास डुअल नेचर है। तुम्हारी लाइट के पास कौन सा नेचर है बेटा? डुअल नेचर। कभी पार्टिकल है और कभी वेव है। कभी पार्टिकल है तुम्हारी लाइट और कभी तुम्हारी लाइट वेव है। ये सही लिखा था, हटा दिया तुम्हारे नोट्स में। तो कभी लाइट एक पार्टिकल है कभी लाइट एक वेव की तरह काम करती है। ये आइंस्टीन ने, ये प्लैंक्स की थ्योरी ने जोड़ दिया। E is equal to h nu correlate both। जो E is equal to h nu है वो पार्टिकल की और वेव की नेचर को जोड़ता है। लाइट के पार्टिकल और वेव नेचर को जोड़ने वाला जो इक्वेशन है वो है E is equal to h। लाइट के पार्टिकल और वेव नेचर को जोड़ने वाला जो एक इक्वेशन है वो है E is equal to h। अब डी ब्रोगली ने एक अजम्पशन दिया, डी ब्रोगली ने एक अजम्पशन दिया, एक हाइपोथेसिस दिया। डी ब्रोगली का एक हाइपोथेसिस था, नॉट अजम्पशन एक्चुअली, उसने एक हाइपोथेसिस दिया। क्या बोला डी ब्रोगली ने? देखो व्हाट डी ब्रोगली हाइपोथेसाइज। तो डी ब्रोगली ने बोला कि नेचर लव सिमेट्री। जो आपके डी ब्रोगली थे उनने बोला कि भाई नेचर में सिमेट्री होनी चाहिए, नेचर लव सिमेट्री। तो नेचर लव सिमेट्री में उन्होंने दिया, नेचर लव सिमेट्री में उन्होंने दिया कि इलेक्ट्रॉन पजेस डुअल नेचर, इलेक्ट्रॉन पजेस डुअल नेचर। अगर लाइट के पास डुअल नेचर है तो मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास भी डुअल नेचर है। अगर लाइट के पास डुअल नेचर है तो मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास भी डुअल नेचर है। मूविंग इलेक्ट्रॉन पजेस डुअल नेचर। किसने ये बताया तुमको? मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन पजेस डुअल नेचर। मूविंग इलेक्ट्रॉन पजेस डुअल नेचर का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज वेव। अब इलेक्ट्रॉन ही पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन ही वेव की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रॉन ही पार्टिकल है, तुमको समझना है, इलेक्ट्रॉन ही तुम्हारा एक पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन ही तुम्हारा एक वेव की तरह काम करता है। Your electron is behaving like a particle and your electron is behaving like a wave। मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ दो चीजों की प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की भी प्रॉपर्टी है और वेव की भी। जैसे लाइट के पास लाइक moving electron possess dual nature, sometime as a particle and sometime as a wave। अब जब तुम इस दो इक्वेशन को जोड़ते हो, जब तुम इन दो इक्वेशन को जोड़ते हो तो इन दो इक्वेशन को जोड़ो तो तुम्हें यहां पे क्या मिलेगा? mc² इज इक्वल टू h nu। जब तुम आइंस्टीन और प्लैंक्स के दोनों के इक्वेशन को जोड़ो, अब तुम इससे लिख सकते हो m इंटू c² इज इक्वल टू h c अपॉन लैम्डा। ये इक्वेशन है लाइट का, ये इक्वेशन है फोटोन का, ये इक्वेशन है क्वांटम का। अब जब तुम इससे सॉल्व करोगे तो इस c से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू c। ये अपन ने पहले भी निकाला था। कल लास्ट क्लास में कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट भी पूछा था कि फोटोन का मोमेंटम कैसे निकालेंगे। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h अपॉन p। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h अपॉन p। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h अपॉन p। ये सब लाइट के लिए था। देखो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये जो ग्रीन कलर से राइट हैंड साइड पे तुम लिखा हुआ देख रहे हो, ये सारी प्रॉपर्टीज फोटोन। तो यहां से हमारे डी ब्रोगली ने बोला कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है, अब देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन या कोई पार्टिकल की वेलोसिटी v है, वेलोसिटी v है, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v है, तुम छोटा v लिखना, बड़ा v नहीं लिखना क्योंकि आगे तुम्हें वोल्टेज, छोटा v लिखना। वेलोसिटी v है, देन
its de Broglie wavelength, then its de Broglie wavelength lambda is h upon m. उनने बोला अगर लाइट के लिए ड्यूअल नेचर है, लाइट की स्पीड को क्या बोलते थे? c इज स्पीड ऑफ लाइट, c इज योर स्पीड ऑफ लाइट। ये मैंने तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पढ़ाया था, जो कि कांस्टेंट है, जो कि वैक्यूम में कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्लैंक्स ने एक हाइपोथेसिस दिया कि अगर लाइट के पास जो ड्यूअल नेचर है तो पार्टिकल के पास भी ड्यूअल नेचर है, और उनसे घूमती हुई वेव की वेवलेंथ तुम इसको, ये जो वेव होती है इसको इसने बोला था मैटर वेव। यहां पर जो ये वेव होती है इसको इनने बोला था कौन सी वेव जुड़ी होगी? तो मास के साथ जुड़ी हुई जो वेव है वो मैटर वेव है। मास के साथ जुड़ी हुई वेव को तुम मैटर वेव बोलते हो, मास के साथ जुड़ी हुई वेव को तुम कौन सी वेव बोलते हो? मैटर वेव। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके साथ एक वेव जुड़ी होगी जिसको तुम डी ब्रोगली वेव बोलते हो या मैटर वेव बोलते हो। तो डी ब्रोगली वेव बोलो या मैटर वेव बोलो, एक ही चीज है। डी ब्रोगली ने बोला जब भी कोई पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट घूमेगा उसके साथ एक नया नेचर जुड़ जाएगा जो कि उसका वेव नेचर है। ये वेव नेचर उसके चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। कोई भी पार्टिकल, वेदर इज चार्ज और न्यूट्रल, ये इक्वेशन न्यूट्रल और चार्ज दोनों के लिए लगता है। तो मतलब न्यूट्रल और चार्ज दोनों के लिए लगता है। तो अब तुम्हारे चार्ज वाले कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है जिन पे चार्जेस हैं। न्यूट्रल कौन है? एटम है, एक एटम है या एक छोटा मॉलिक्यूल है। तो जब कोई एटम या मॉलिक्यूल, जब कोई तुम्हारा एटम या मॉलिक्यूल, जब तुम्हारा कोई एटम या मॉलिक्यूल, जब तुम्हारा कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल घूमता है जिसकी वेलोसिटी v है, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ तुम इस फॉर्मूले से दे सकते हो। तुम उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ को इस फॉर्मूले से दे सकते हो। अब तुम ये जानते हो m इंटू वी होगा मोमेंटम, ये तुमको फिजिक्स से मालूम है। m इंटू वी क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम को तुम लिखते हो p, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तुम्हें समझ में आया ये? अब अगर एनर्जी ऑफ मैटर वेव, कोई पार्टिकल घूम रहा है, एनर्जी ऑफ मैटर वेव इज काइनेटिक एनर्जी। और अब तुम काइनेटिक एनर्जी को के लिख रहे हो, किसी किताब में ई लिखा होगा, मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को के लिख रहा हूं। अब तुम देखो एनर्जी ऑफ मैटर वेव क्या है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ मैटर वेव? तो तुम बोल रहे हो एनर्जी ऑफ मैटर वेव दिस है, और ये एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? 1/2 mv²। किसके बराबर है काइनेटिक एनर्जी? 1/2 mv²। अब अगर तुम इधर भी m इंटू के 1/2 m²v², तुम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा m इंटू वी क्या हो गया? m इंटू वी हो गया √2m²। m इंटू वी क्या हो गया? m इंटू वी क्या हो गया? तो अब तुम्हारी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो गई? अब देखो तुम्हारी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो गई है? h अपॉन, तुम्हारी डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गई h अपॉन, क्या होती है तुम्हारी डी ब्रोगली वेवलेंथ? देखो तुम पहले देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ देखो, h अपॉन mv। तुम्हारी डी ब्रोगली वेवलेंथ हुई h अपॉन mv। इसको तुम लिख दो h अपॉन √2m², h अपॉन √2m², h अपॉन √2m²। तुम इसे लिख दो h अपॉन √2m²,
2m के। तो k क्या है, k क्या है, k इज काइनेटिक एनर्जी। k इस फॉर्मूले में यहाँ पे क्या है, k इज काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, तो तुमने यहां से देखा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तुमने यहां से देखा लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। देखो, तुम फॉर्मूले बना रहे हो, यहां पर तुम ध्यान से देखो, तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m। अब देखो यहां से m के लिख दो, काइनेटिक एनर्जी को तुम क्या लिख रहे हो, काइनेटिक एनर्जी को तुम लिख रहे हो k। अब देखो k को तुम ऐसा भी तो लिख सकते हो, अगर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आए, तुम ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन आए जिसमें k निकालना है, एक क्वेश्चन आया k, तो k यहां से निकालो तुम, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2mk, 2mk। इससे k हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर 2m। अब देखो काइनेटिक एनर्जी निकालने के इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालने के दो फॉर्मूले। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालने के तुम्हारे पास दो फॉर्मूले आ गए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/2 mv स्क्वायर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज h स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 2m, h स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 2m, h स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर 2m। अब तुम इनसे अलग अलग ग्राफ को प्लॉट करो। अब तुम यहां देखो, मैंने यहां पर एक अलग अलग ग्राफ को तुम्हारे लिए प्लॉट किया है। इफ आई प्लॉटेड द ग्राफ, किनके बीच में ग्राफ बना रहे हैं, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, तो लैम्डा और p का ग्राफ नॉन लीनियर होगा, लैम्डा और p का ग्राफ नॉन लीनियर होगा। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, तो ये 1/m और लैम्डा का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो लैम्डा और v, अब सर ये कैसे डिसाइड होता है? कैसे, अच्छा ये तुम्हें ग्राफ बनाने नहीं आते अभी, नहीं सर। नहीं आते, तुम अभी छोड़ दो, जब तुमको मैथ्स के टीचर सिखा देंगे तब मैं तुम्हें ग्राफ सिखाऊंगा। जब तुमको मैथ्स के टीचर सिखा देंगे तो मैं तुम्हें ग्राफ बनाना सिखा दूंगा। अब अगर तुम यहां देखो, यहां पे मैं दो पार्ट में लेके चल रहा हूं, फोटोन। अब अगर मैंने यहां पे बोला फोटोन, बेटा यहां ध्यान रखो, जहां गलती करता है बच्चा, फोटोन, तो फोटोन होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यू, वेलोसिटी क्या होगी, सी, एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू एच न्यू। फोटोन है तो एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू एच न्यू विच इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, विच इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अब इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है या अल्फा पार्टिकल है या एक एटम है या एक मॉलिक्यूल, एन एटम और अ मॉलिक्यूल, इनमें से कुछ भी है, इनमें से कुछ भी है, फोटोन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, कुछ भी है। अगर वेलोसिटी देखो, इनकी वेलोसिटी है, सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, वेलोसिटी v, एंड इट विल बी डिफरेंट एंड दिस विल बी डिफरेंट। बहुत ध्यान से देखना क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में भी डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग और मोसले तीन चीजें पढ़ाने वाला हूं। अब देखो, इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इनकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, इनकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है, इसलिए इनकी वेलोसिटी के लिए तुम लिख रहे हो v, इसलिए तुम इनकी वेलोसिटी के लिए लिखते हो v। इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो एनर्जी है उसको तुम k लिख रहे हो या e लिख रहे हो, जो तुम्हें लिखना है वो तुम लिखोगे 1/2 mv स्क्वायर। इनकी जो एनर्जी है उसको तुम लिखोगे 1/2 mv स्क्वायर।
इनकी जो वेवलेंथ है उसको तुम बोलते हो डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ या वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, तुम इसे बोलते हो डी ब्रोगली वेवलेंथ या वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। ये होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इनकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, इनकी फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो अब तुम इनकी फ्रीक्वेंसी निकाल दो, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैटर वेव। अब तुम बोल रहे हो कि तुमको निकालना है फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ डी ब्रोगली वेव या इसी को मैटर वेव, डी ब्रोगली वेव को ही तुम दूसरा नाम देते हो मैटर वेवलेंथ, मैटर वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ डी ब्रोगली, डी ब्रोगली वेव। मैंने तुमको बताया था अगर लाइट है तो फ्रीक्वेंसी न्यू और बाकी कोई भी है तो फ्रीक्वेंसी को तुम लिखोगे एफ। लाइट है तो न्यू, लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी किससे दी जाती है, लेटर न्यू से। लाइट के लिए फिक्स कर दिया था मैक्स प्लैंक ने कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और क्वांटम ऑसिलेटिंग क्वांटम इज न्यू। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैं निकाल दे रहा हूं, तुम मत निकालो। ये फ्रीक्वेंसी होगी एफ, एफ इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। लाइट के लिए होती है सी अपॉन लैम्डा, यहाँ पे वी अपॉन लैम्डा। अब तुम v को, तो तुम यहां पे v को लिखो h अपॉन एम वी, तुम ऐसा लिख सकते हो, तुम v को h अपॉन एम वी लिख सकते हो। अब तुम यहां क्या करो, इसे देखो मैथमेटिकली, एम वी स्क्वायर अपॉन h, तुम इसे सिंप्लीफाई करके एम वी स्क्वायर लिख सकते हो। अब व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, the kinetic energy K is, what is kinetic energy, the kinetic energy K is 1 by 2 mv square। तो mv square को तुम लिख सकते हो 2k, mv square को तुम लिख सकते हो 2k अपॉन h। ये एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, ये एक वैल्यू, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, c by lambda। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, c by lambda। जबकि फ्रीक्वेंसी ऑफ मैटर वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ डी ब्रोगली वेव इज गिवन बाय 2k by h, फ्रीक्वेंसी ऑफ डी ब्रोगली वेव इज गिवन बाय 2k by h, फ्रीक्वेंसी ऑफ डी ब्रोगली वेव इज गिवन बाय 2k by h। अब ये क्वेश्चन बन गया, या तो तुम निकाल सकते हो या तुम्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब तुमको समझना कि मैटर वेव्स क्या होती है, तो मैटर वेव्स आर नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो मैटर वेव्स है, दीज आर नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, these are the waves of probability, matter waves are waves of probability। इन पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब देखो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, देखो यहां पर देखो एनर्जी इज क्वांटाइज, एनर्जी ऑफ फोटोन इज, एनर्जी ऑफ फोटोन इज क्वांटाइज। ये जो एनर्जी है ये क्वांटाइज है। क्वांटाइज का मतलब है कि वो सिर्फ एच न्यू के मल्टीपल में है। क्वांटाइज का मतलब है कि किसी भी एक फोटोन की एनर्जी उसी के एच न्यू के मल्टीपल में आएगी। दिस इज नॉन क्वांटाइज्ड। इनकी जो एनर्जी है वो वेलोसिटी से जुड़ी हुई है, तो ये नॉन क्वांटाइज हैं। द एनर्जी ऑफ मैटर वेव इज डिस्क्रीट, डिसकंटिन्यूअस, एनर्जी ऑफ मैटर वेव इज कंटिन्यूअस। तो मैटर वेव की जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस है, मैटर वेव की एनर्जी है वो कंटिन्यूअस है। अब मैं तुमको एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो मैं फोटोन की वेवलेंथ को लैम्डा ph लिख दूंगा।
Calculate the ratio of wavelength of photon to wavelength of electron. लैम्डा ई फोटोन और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का रेशियो निकालो। अब जल्दी से इन दोनों की वेवलेंथ का रेशियो तुमको निकालना है अगर दोनों की एनर्जी बराबर है। इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन इज सेम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड energy of photon is same, kinetic energy is and this same। कैसे निकालोगे बताओ मुझे? दोनों की एनर्जी सेम है, कुछ नहीं, तुमको ये मालूम है लैम्डा पीएच फोटोन के लिए तुम लिख सकते हो। अब वो फोटोन की वेवलेंथ, तो पूरा पूरा फॉर्मूला बनाओ। सर एनर्जी से करेंगे। हाँ एनर्जी से ही करेंगे अपन। इफ एनर्जी सेम, अब तुमको एनर्जी सेम लेनी है ना, तो लाइक एनर्जी ऑफ फोटोन इज ई, एनर्जी ऑफ फोटोन इज ई एंड इलेक्ट्रॉन इज के। फोटोन की एनर्जी ई है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के मान ली तुमने। तो अब तुम फोटोन के लिए क्या लिखो? E इज इक्वल टू एच न्यू, पूरा पूरा फॉर्मूला बना लो तुम। E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ऑल्सो E इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। दोनों को तुमने डिकम्बाइन किया तो एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ फोटोन। अब देखो तुमने यहाँ पे लिखा लैम्डा ऑफ फोटोन पीएच इज एच अपॉन एम सी, एच अपॉन एम इंटू सी। ये लिख सकते हो, ये तुम लिख सकते हो यस सर। एच अपॉन एम इंटू सी, एच अपॉन एम इंटू सी, ये लिख सकते हो। हाँ सर। अब Yes, sir. ये लिखा जा सकता है ना? Yes, sir. हाँ, अब ऐसे ही रिजल्ट तुम किसके लिए बनाओगे? ऐसा ही रिजल्ट तुम काइनेटिक एनर्जी के लिए बना लो। यू हैव टू डेवलप द सेम रिजल्ट फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब तुम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के लिए एक रिजल्ट बना सकते हो, या तुम इसे मोमेंटम या एनर्जी के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो। अब E इज इक्वल टू होता है एस सी अपॉन लैम्डा। तो सर मत यहाँ पे कम हाफ नहीं नहीं, एनर्जी मत कंबाइन करो, मत कंबाइन। मैं यहीं के रिजल्ट से खेलता हूँ। देखो सर लिख मत, सकते हैं क्या? देखो यहाँ से एक मिनट, इससे अपन एक नया फॉर्मूला बना लूं। यहां से मैं एक नया फॉर्मूला बना लूं, लैम्डा ऑफ फोटोन इज एच सी अपॉन ई, ये बना सकता हूं। और लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाउ लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एच अपॉन एम वी। और तो तुम इसको लिख सकते हो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन को एच अपॉन अंडर रूट 2m के। ये तो तुम लिख सकते हो, ये तुम लिख सकते हो ना। अब दोनों का रेशियो ले लो। देखो लैम्डा पीएच अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज लैम्डा पीएच अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन। इन दोनों से तुम जब डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आएगा सी अपॉन ई इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के। सी अपॉन ई इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के। अब अगर दोनों की एनर्जी बराबर है तो एनर्जी भी बराबर कर लेना। यहाँ देख लो एक मिनट, अब तुम इसको अंदर ले जाओ तो लैम्डा पीएच अपॉन लैम्डा ई इज, अब ये होगा 2m के सी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, यही होगा। अब के और ई बराबर दिए हुए हैं तुम्हें, के और ई बराबर दिए हैं गिवन। Yes, sir. के इज इक्वल टू ई। अगर के और ई बराबर है तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 2m ई सी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया अंडर रूट
2mc² E आ गया ये, √2mc² E। समझ में आ रहा है ये तुमको? अब तुम mc² को क्या लिख सकते थे? E। तो कैसे कैसे भी अगर एनर्जी बराबर है तो कैंसिल करके तुम वैसा कोई रिजल्ट बना सकते हो। समझ में आया ये बेटा? ये समझ में आया? Yes, sir. हाँ। अब देखो आज यहां से एकदम चैप्टर चेंज हो गया, इसका पुरानी क्लासेस लगेंगी अभी। कल बोहर थ्योरी के क्वेश्चन डी ब्रोगली में मिला के करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली और बोहर थ्योरी तीनों को मिला के करेंगे। मतलब अब तुम देखो, जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर घूमता है तो उससे जुड़ी हुई जो वेव बनती है वो मैटर वेव होती हैं, उन्हें तुम डी ब्रोगली वेव बोलते हो। तो आज की क्लास यहां से चेंज हो रही है, हम अगली क्लास में इसे पढ़ने वाले हैं। फिर तुमसे नए क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन आज जो होमवर्क दिया वो सॉल्व करोगे, डी ब्रोगली के क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम्हें। कल लगाऊंगा डी ब्रोगली, अब नेक्स्ट क्लास में डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग और मोजले लॉ। तो ये चैप्टर खत्म, ये वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद आएंगे क्वांटम नंबर, श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन, क्वांटम नंबर। तो हमें यहां से 4 क्लासेस और लगनी चाहिए इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। तो मैं क्लास को रोक रहा हूं, एक बार इस क्लास के नोट तुमको ऐप पे शेयर कर रहा हूं। कुछ पूछना है क्या आदित्य जैन? यस सर। हाँ पूछ भाई। सर E इज इक्वल टू H म्यू होता है ना सर, हाँ जो इक्वेशन होती है सर। हाँ सर किसको रिलेट करती है सर? है, ये देखो, ये लिखिए E इज इक्वल टू H न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन। E इज इक्वल टू H न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन और क्वांटम। नहीं, मेरा कहने का मतलब है सर, हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं फोटोन होता है, उसके वेव नेचर को बताती है, फिर वेव उसके और पार्टिकल। दोनों, मैंने तुमको दोनों चीज लिखी। देखो ये पार्टिकल भी बताती है और वेव भी बताती है। सर आपने ये सर जो, शीट भेजी थी एक, नहीं ये देखो एक टेस्ट मिनट, शीट। वो यहाँ देखो, E is equal to H nu correlate both, E is equal to H nu correlate both particle and wave nature। सर लेकिन इसमें तो फ्रीक्वेंसी अकेले दी है, तो मतलब ये नहीं तो फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी? फोटोन की फ्रीक्वेंसी को वेव की एनर्जी से जोड़ दिया। E is equal to H nu का मतलब है फोटोन की फ्रीक्वेंसी विल बी रिलेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ वेव। फोटोन की फ्रीक्वेंसी किसकी एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेव की एनर्जी से। तो ये वेव और पार्टिकल दोनों के नेचर को जोड़ता है। ये क्वेश्चन पहले जेई में आया हुआ है कि विच इक्वेशन कोरिलेट बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। तो तुम बोल रहे हो E इज इक्वल टू H। सर सीट में गलत आंसर दिया है सर। हाँ वहां सुधार लेना, वहां गलत हो सकता है। ये इट कोरिलेट बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। समझ में आया? यस सर। और कुछ पूछना है भाई? सर नहीं सर, आज अनन्या, आप नोट्स अपलोड कर देना सर हाँ, व्हाट्सएप। मैं रात को करूंगा अभी क्लास के बाद, क्योंकि मेरी भी इसका एक क्लास और है अभी कंटिन्यूशन में, उसके बाद वो तुम्हारा काम करने वाला हूँ। ठीक है? ठीक है। हाँ। अनन्या नायर, कोई डाउट है बेटा तेरे को? नो सर। कुणाल शर्मा, No, sir. अश्मित, आन्या, पुष्पराज, तुमको कोई डाउट नहीं? चलो तो मैं क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इस लेक्चर को थोड़ी देर बाद एज इट इज यूट्यूब पे अनकट लोड कर दूंगा, जिसको रिवाइज करना है कर ले वहां से। ठीक है, चलिए बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।